दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि केवाला की जमीन, दानपत्र वाली जमीन या फिर वसीयत वाली जमीन, इनका सर्वे कैसे होगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इनके बारे में बताइए, इनके बारे में वीडियो दीजिए, तो मैं आज इसी पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिए, फॉर्म आपको सभी में भरना है। प्रपत्र 2 जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, प्रपत्र 2 है। इसमें रैयत का नाम तो सभी में भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो देख रहे हैं आप लोग, पता, अस्थाई पता सभी में लिखना है। उसके बाद खाता नंबर, खेचरा नंबर और रकबा। ठीक है, रकबा जो लिखना है एकड़ और डिसमिल में लिखना है। उसको चौहद्दी, जो नया वाला चौहद्दी है वो लिखना है। ये सभी में भरा जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका खतियानी जमीन हो या फिर केवाला वाला हो या फिर आपका दानपत्र वाला हो या फिर वसीयत वाला हो। ठीक है, ये सभी में भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है 10 नंबर कॉलम में, भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार। ठीक है, तो इसमें अगर आपका जो जमीन है, खतियानी जमीन अगर है तो खतियानी जमीन, दूसरा अगर आपका केवाला है तो केवाला, अगर आपका जमीन दानपत्र से मिला हुआ है तो दानपत्र, या फिर अगर वसीयत से मिला हुआ है तो वसीयत। ठीक है, ये चीज लिखना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अगर रमेश ने जमीन खरीदा, रजिस्ट्री करवाया, ठीक है, या फिर इसको दान में मिला या फिर वसीयत में मिला, ठीक है, ये सब स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगर ये फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो इसको वंशावली की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अभी जीवित है रमेश जी, तो इन्हें वंशावली की आवश्यकता नहीं है। मतलब वंशावली कौन सा फॉर्म होता है? तो वंशावली फॉर्म मतलब फॉर्म 3(1). ठीक है, अगर ये अभी जीवित है और इन्हीं के नाम पर जमीन है, इन्हीं ने केवाला लिया हुआ है या फिर दानपत्र में मिला हुआ है या फिर इन्हीं के नाम पर वसीयत है, तो इस स्थिति में इनको वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके मृत्यु के पश्चात जो जमीन है, मान लीजिए इनके 3 उत्तराधिकारी हैं, ए, बी और सी, ये पुत्र है, ये भी पुत्र और ये पुत्री है। ठीक है, अगर वसीयत में अगर ये इन दोनों का नाम दे दिया है तो फिर ऐसी स्थिति में इनको जमीन नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रमेश जी हैं वसीयत इनके नाम से कर दी है, इन दोनों को छोड़ दी है, तो ऐसी स्थिति में जमीन सिर्फ इनको मिलेगा, खाता इन्हीं के नाम से खुलेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक ही बेटे के नाम से वसीयत कर दिया इन्होंने, तो फिर इन दोनों का अधिकार ऊपर से खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए ये सब बात तो हो ही गई। अब अगर इन्होंने वसीयत नहीं बनाया किसी के नाम से, ऐसे ही इनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में जमीन जो होगा इन तीनों के नाम से होगा, खाता तीनों के नाम से खुलेगा। ठीक है, और बात रही वंशावली की, कि जो वंशावली जो बनेगा, क्या तीनों के नाम से बनेगा? ठीक है, वंशावली में तीनों का नाम पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग, मैं जाता हूं फील्ड में तो ये देखता हूं कि जमीन तो ए और बी, पुत्र जो है उन्हीं के कब्जे में है, पुत्री तो नहीं आ रही है लेने के लिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बहन की बेटी की शादी हुई तो उन्हें बहुत तिलक दहेज दिए, खर्चा वर्चा हुआ, तो अब इनका क्या रह जाता है। ठीक है, ये भी लोग बात कहते हैं, बात भी जायज ही कहीं हद तक। लेकिन देखिए, सब बात तो ठीक है, लेकिन कानूनी रूप से इनका भी अधिकार है, पुत्री का।
तो वंशावली में इनका भी नाम देना अनिवार्य है। अगर ये जमीन लेना नहीं चाह रहे हैं तो ये एनओसी देंगे, ठीक है। कोर्ट से ले लें, सीओ साहब से ले लें, एडीओ से ले लें, कहीं से भी एक एनओसी लेकर और ये लोग वो कर सकते हैं, तो फिर इनके नाम से खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि हमें इन लोगों की जमीन से, यहाँ जो जमीन है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो होगा इन दोनों के नाम से नया खाता खुल जाएगा। लेकिन अगर एनओसी नहीं लेते हैं और इनका नाम भी नहीं दे रहे हैं वंशावली में, तो फिर भविष्य में ये उस जमीन पर जो खरीदा हुआ जमीन है, और सिर्फ खरीदा हुआ जमीन ही नहीं, आपकी अगर खतियानी जमीन भी है, ठीक है, तो उस पर ये दावा कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपका रिश्ता ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है कौन देखा है। तो ये जो है विधि, ये दावा इनकी जमीन पर कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री करवाया हुआ जमीन हो, ठीक है। वसीयत तो मान लीजिए कि वसीयत अगर दो के नाम से है फिर तो नहीं करवा सकते हैं, वसीयत अगर तीनों के नाम से है फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगर जमीन इनको नहीं लेना है तो एनओसी दे देंगे, ठीक है। एनओसी नहीं देने के बाद इन दोनों के नाम पर खाता खुल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों व्यक्ति को, दोनों भाई को, इनके मरने के बाद जब ये स्वर्गीय हो गए, ठीक है, स्वर्गीय हो गए, अब ये नहीं है तो इन लोगों को वंशावली देना होगा। पहला परपत्र, 2 उसके बाद वंशावली, परपत्र 3-1, ठीक है, ये डालना है। तीसरा रजिस्ट्री का पेपर या फिर वसीयत जो है उसका, या फिर दानपत्र का पेपर, ठीक है। इन सब चीजों में जो भी है, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री, ठीक है, वसीयत है तो वसीयत, दानपत्र है तो दानपत्र का पेपर देना होगा, ठीक है। उसके बाद रसीद, जो अगर जमीन है आपके पास तो उसका रसीद कटवाते होंगे ना, तो वो रसीद आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब तो कॉमन चीजें हैं, ये सब तो देना ही है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोग इसको आसानी से समझ लिए होंगे कि वंशावली कि अगर रजिस्ट्री का जमीन हो, या फिर आपको दान में मिला हुआ है, या फिर वसीयत में मिला हुआ है, ठीक है, इनका सर्वे कैसे होगा। सबसे पहला प्रपत्र 2 भराएगा, दूसरा वंशावली अगर जिंदा है जिनके नाम पर जमीन है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वंशावली उनका नहीं लगेगा। उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके जो संतान है उनके लिए वंशावली जरूरी है, ठीक है। तीसरे में जमीन का कागज, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान का फोटोकॉपी, या अगर रजिस्ट्री का है तो रजिस्ट्री का पेपर, ठीक है, या फिर आपका दान पत्र वाला है तो उसका पेपर, या फिर वसीयत का है तो उसका पेपर, ठीक है। यही सब लगाकर आपको ऑनलाइन कर देना है। अगर ऑनलाइन की सुविधा आपके यहाँ नहीं है तो जहां पे आपका शिविर लगा हुआ है, ये जहां पे सर्वे का शिविर लगता है, या तो आपके गांव के आसपास हो या फिर आपके अंचल में हो, जहां भी है वहां पे आप उसको ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो देखा गया है कि पहले ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑफलाइन ले जाकर उसका रिसीविंग ले रहे हैं। अगर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है आपके यहाँ तो ऑफलाइन जाकर भी उसको जमा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है
ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का दो पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। दो पेपर लेने के बाद सभी को भरना है और एक पेपर वहां जमा कर देना है और दूसरा पे सिग्नेचर मुहर करके वहां से आपको रिसीविंग के तौर पर देंगे, ताकि मान लीजिए वहां पे कहीं खो गया या फिर किसी कारण से नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की बातें हैं वहां पे, इकट्ठे बहुत रखा हुआ रहता है, आपका वाला बंडल गोल हो गया, मिल ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आपके पास ऐसा रहेगा ना कि मैंने जमा किया है, सबूत तो चाहिए ना कुछ, इसलिए आपको रिसीविंग लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसलिए सभी का दो पेपर अलग अलग पेंच कर दीजिए और एक उन्हें वो दे दीजिए जहां पे सिविल लगा हुआ है, वहां पे लोग बैठे हुए होंगे, अमित साहब होंगे या जो भी लोग होंगे वहां पे उन्हें दीजिए और दूसरे पे रिसीविंग ले लीजिए, ठीक है। तो हमें लगता है आप लोग अब आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या क्या करना है, कौन कौन सा प्रोसेस करना है। मैंने तो सभी दस्तावेज का चर्चा किया, चाहे वह खतियानी जमीन हो या फिर आपका केवाला वाला जमीन हो या फिर वसीयत वाला हो या फिर दान पत्र वाला हो, ठीक है। सभी का प्रोसेस लगभग सेम है। अगर आपके नाम पर जमीन खरीदा हुआ है तो उसमें आपको वंशावली नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर जिनके नाम पर जमीन है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो वंशज है उनमें जमीन बटेगा, तो ऐसी स्थिति में वंशावली लगेगा, मतलब वंशावली फॉर्म 3(1), ठीक है। उसके बाद जो जमीन का डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा। और एक फॉर्म और है जिसका नाम है, आइए यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं नीचे में, दखल कब्जा फॉर्म, दखल कब्जा फॉर्म, ठीक है। एक दखल कब्जा फॉर्म भी होता है, ठीक है, उसको भी भरना अनिवार्य है कि जो जमीन है उसमें दखल कब्जा किसका है, ठीक है। अभी मैं बारी बारी से वीडियो दूंगा आप लोगों को, आपको बताऊंगा कि ये दखल कब्जा फॉर्म क्या होता है, ठीक है। प्रपत्र 2 के बारे में मैं बता ही रखा हूं, वंशावली के लिए मैं वीडियो दे रखा हूं, ठीक है। और कई सारे वीडियो में दे रखा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये दखल कब्जा फॉर्म क्या है उसके बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर अभी आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो प्रपत्र 2, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1), ठीक है, और दखल कब्जा फॉर्म, दखल कब्जा फॉर्म, जमीन का पेपर, ठीक है, और रसीद। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास में है वो ले लीजिए और उसको जमा कर दीजिए वहां पे, और दो पेपर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आपका रिसीविंग मिल जाएगा कि आपने वहां पे जमा किया है, ठीक है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूं, कई बार व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं भी डाल पाता हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।